आंदोलन का आज 32वां दिन है। किसान ज़राई क़वानीन को वापस लिए जाने की मांग पर कायम है। किसानों का कहना है कि वो इससे कम पर नहीं मानेंगे। वहीं किसान लीडरान अब एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। इसी बीच आज किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम के दौरान थाली बजाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वादरे के किसान लीडरों ने मुल्क के तमाम किसानों से मन की बात के दौरान थाली बजाने की अपील की थी। तो ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। तो राजन आप देख रहे हैं लगातार किसान सरापा एहतजाज। किसान ज़राई क़वानीन को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो इससे कम पर तैयार नहीं है। जो तीनों कानून है उसको वापस लिया जाए। वही किसान लीडर अब एक बार फिर बातचीत के लिए हालांकि तैयार हुए। 29 तारीख को इनकी हुकूमत से, सरकार से एक बार फिर बातचीत होने जा रही है। इसी बीच आज किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम के दौरान थाली बजाकर अपना गुस्सा जाहिर किया, अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वादा है कि किसान लीडरों ने मुल्क के तमाम किसानों से मन की बात प्रोग्राम के दौरान थाली बजाने की अपील की थी। तो किसानों ने मरकजी हुकूमत को तजवीज़ भेजते हुए 29 दिसंबर को बातचीत की हामी भरी है। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर ली है, लेकिन इन्होंने अपनी एक लकीर भी खींच दी है। कुछ शर्तें किसानों ने रखी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने शर्त रखी है, जिसमें ज़राई क़वानीन को ख़त्म करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्रवाइयाँ। दूसरी शर्त, किसानों के लिए कौमी किसान आयोग के जरिए तजवीज़ करदा फ़ायदेमंद MSP खरीदने की कानूनी गारंटी देने का तरीक़ाकार और तरमीम। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में आज पीएम मोदी ने जब मन की बात की तो किसानों ने कहा था कि वो अपना एहतजाज थाली बजाकर दर्ज कराएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं उन्होंने आज मन की बात के दौरान थाली बजाकर अपना गुस्सा जाहिर किया, अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वहीं 32 दिनों से सरापा एहतजाज किसान अपने मुतालबात पर कायम है। हमारे नुमाइंदे ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की। किसानों के आंदोलन को लगातार 32 दिन आज बीत चुके हैं और मामला वहीं का वहीं है। रास्ता कशी का दौर किसानों और सरकारों के बीच भी चल रहा है। चलिए कुछ किसानों से बात करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद है और हम इनसे पूछते हैं 32 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? आज क्या रणनीति है? देखो, लगातार सरकार से कह रहे हैं कि बिल वापसी हो, फिर हमारी घर वापसी हो। इससे पहले कोई समझौता नहीं है। पहले बिल वापसी, उसके बाद घर वापसी। आप ये 32 दिन नहीं, अगर 32 साल भी हो जाएंगे तो किसान डटा रहेगा। क्या नाम है आपका और आप यहाँ कितने दिन से मौजूद हैं? मैं पूरे 32 दिन से हूँ। मेरा नाम हसीब अहमद है, मैं रामपुर से हूँ और पूरे 32 दिन से यहाँ हूँ। 27 तारीख की शाम को हम सुबह को आ गए। किसानों से पूछ लेते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी, क्या कहना है? जैसे 32 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, क्या रणनीति रहेगी आगे की? कितना आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मान लेगी? आंदोलन तो चलेगा और माननी पड़ेगी, हर हाल में माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी सरकार तो आंदोलन तो चल रहा है। बिल्कुल, देखिए किसानों ने साफ तौर पर कह दिया ये आंदोलन तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ का फसाना नहीं है, ये सच का पैमाना है। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। बीजेपी लीडर विनोद सोनकर ने कहा कि बातचीत के जरिए ही किसी भी मसले का हल है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। सर, लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार ने बातचीत की पेशकश की, उधर से जवाब आया कि वो 29 तारीख को बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एजेंडा अपना सेट करके भेजा है कि तीनों बिलों को खत्म करना होगा। तो ऐसे में बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, लोकतंत्र में संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण काम है और संवाद से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है।
जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुले मंच से कह रहे हैं कि किसान के हित के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए जो भी सुझाव आपका होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, तो किसान भाइयों से, किसान यूनियन से यही उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र की मर्यादा को पालन करते हुए संवाद करें। जिद किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमको आशा है जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने संवाद के लिए पहले भी हमारे कई कैबिनेट मंत्रियों को द्वारा आह्वान किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं किया गया है, निश्चित रूप से किसान यूनियन और किसान भाई इस पर विचार करेंगे और इस पर संवाद करेंगे। सर लेकिन इस मुद्दे पर लगातार राजनीति भी जारी है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, लगातार मैदान में खड़े रहो, आंदोलन करते रहो, तो कैसे आगे संभावना बनेगी? देखिए, कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है और कहा जाए तो जब वो अध्यक्ष थे तो कांग्रेस की हालत और खराब थी, तो उनको भी नकार दिया है, तो उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपनी ये जो नकारे हुए लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर होगा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात किए थे, या उनके सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ कर्ज माफ़ी की बात की गई है, या किसानों के लिए आज तक उन्होंने कोई इस तरह का बड़ा पैकेज अगर किया हो, उस पर बोले तो बेहतर होगा। देश भर के अन्नदाता को, भोले भाले अन्नदाता को जो बिल के विषय में शायद पूरी जानते भी नहीं है, उनको भरमाने का काम बंद करें, उसकी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, नंबर 3, दिल्ली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज शाम 6 बजे सिंघू बॉर्डर जाएंगे। केजरीवाल आंदोलन के मुकाम पर मुनक्किद होने वाले कीर्तन दरबार में हिस्सा लेंगे। वहीं केजरीवाल के दौरे पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनसे हम बात करते हैं। सर, किसानों के मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाम 6 बजे सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं। देखिए, अभी मन की बात सुनते हुए पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट कहा कि 23 नवंबर को कृषि बिल को उन्होंने दिल्ली में अपनी तरफ से पास कर लिया है। उसके बाद भी इस तरह का रवैया, किसानों को भड़काना, राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी जी के विरोध का रूप दिखाना, जबकि सच्चाई ये भी है कि दिल्ली में किसानों का किसान स्टेटस नहीं है। यहाँ बहुत सारे युवा हैं जिनके जो किसानों के घर के हैं। दिल्ली के किसान को कॉमर्शियल रेट में ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। दिल्ली में किसानों को जो मोदी सरकार की जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ तुच्छ राजनीति कर रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध का जो सभी राजनीतिक पार्टियों का कई पार्टियों का संगठन है, उसी को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली देख रही है। इस सवाल जानना चाहूँगा, 29 तारीख को किसान नेता जो हैं वो सरकार से मिलने आएंगे। क्या उम्मीद आपको लगता है कि जो समस्या है, जो कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाएगा? निश्चित रूप से हमारी आशा है कि ये कन्फ्यूजन दूर होगा। बहुत सारे किसानों का कन्फ्यूजन दूर है। हमारे पूरे भारतवर्ष में मुश्किल से 2-3 राज्यों के ही कुछ किसानों को इसमें भ्रमित किया गया है। मैक्सिमम लोगों को तो पता चल गया है। उनको तभी पता चल गया जब उन्होंने कहा एमएसपी लिख के दो, और सरकार ने कहा हम लिख के दे देते हैं। एपीएफसी मंडी नहीं डिस्टर्ब होंगी, लिख के दो, सरकार ने कहा हम लिख के दे देते हैं। तो जब सब कुछ लिखने के तैयार होने के बाद वो पीछे हटे, तब समझ में आ गया कि ये किसानों को भ्रमित करके कुछ लोग हैं जो कई प्रकार की विशेषता रखते, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग एक राजनीतिक चाल चल रहे हैं, देश की जनता समझ रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा रमेश संतकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की ताखीर पर सवाल उठाए। अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 माह का अरसा बीत गया, लेकिन सीबीआई ने अब तक मौत की वजूहात को आवाम के सामने नहीं रखा। आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह की जो हत्या हुई थी उसका पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी 5-6 महीना हो गया है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने सुशांत सिंह ने सही मायने में आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, इसके बारे में उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि लोगों को एज ए होम मिनिस्टर मुझे हमेशा पूछते रहते कि क्या सीबीआई की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ,
हत्या है कि आत्महत्या है। तो मेरी गुजारिश है सीबीआई को कि जल्द से जल्द उन्होंने सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 72वें एडिशन में आत्मनिर्भर भारत की बात की। पीएम ने मैन्युफैक्चरर्स और सनतकारों से अपील की कि इनके प्रोडक्ट्स आलमी मेयार के मुताबिक हों। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। निर्भर भारत चार्ट ABC, यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कश्मीरी ज़ाफ़रान की जमकर तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरी ज़ाफ़रान को दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़ाफ़रान करार दिया और लोगों से सिर्फ कश्मीरी ज़ाफ़रान ही खरीदने की अपील की। मेरे देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं। यह अत्यंत सुगंधित होता है, इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को GI टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को GI टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह
आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। पुलवामा में त्राल के शार इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए। वह अपने जीआई टैग्ड केसर को नेशनल सैफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में ई ट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं। इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाद ही अलग होता है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के दायरे में संजय राउत ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर फिर तंज किया है। दायरे में लिखा गया है कि 2020 खत्म होने को है। साल 2020 ने कुछ अच्छे बीज नहीं बोए हैं, इसलिए आइंदा साल कौन से फल मिलेंगे इसका इल्म किसी को नहीं। इदारे में लोगों को मशवरा दिया गया है कि आवाम को अपनी फैमिली को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। बाकी मुल्क संभालने के लिए पीएम मोदी और उनके 2-4 लोग हैं। इदारे में मजीद लिखा गया है कि इस साल मईशत की हालत खस्ता रही। लॉकडाउन में लोगों को सड़कों पर लाया। ख्याल है कि सामना के दायरे में गाहे बगाहे पीएम मोदी व बीजेपी पर तनकीदें की जाती रही हैं। गुज़िश्ता रोज ही सामना में यूपीए को कमजोर बताते हुए इनका एक एनजीओ से मुशाबहत की गई थी। शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अपील की। सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार जांच में ताउन नहीं कर रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता साल 1 अक्टूबर को इन्हें जमानत दी थी। हाईकोर्ट से राजीव कुमार को अबूरी जमानत मिलने के 14 महीने बाद सीबीआई ने अर्दाश्त दाखिल करते हुए जमानत को मनसूख करने और हिरासत में पूछताछ की इजाजत मांगी है। कर्नाटक के जिला रायचूर शहर में वक्फ चैरिटेबल हॉस्पिटल के तज़ीने नौ के कामकाज मुकम्मल हो चुके हैं। नए साल में 26 जनवरी को हॉस्पिटल का आगाज होने वाला है। मिली रहनुमा और साबिक रुकन जिला पंचायत मोहम्मद बशीरुद्दीन ने हॉस्पिटल के तज़ीने नौ में ताउन करने वाले हजरात का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए मिल्लत डॉक्टर्स ट्रस्ट कायम किया गया है, जिसके तहत 26 डॉक्टर्स अपनी खिदमात फराहम करेंगे। बशीरुद्दीन ने बताया कि जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए मजीद 35 लाख रुपयों की जरूरत है। इन्होंने अहले खैर हजरात से ताउन की भी अपील की है। 20 जनवरी 2021 में रायचूर शहर में जो औकाफ चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो इफ्तिताह होने जा रहा है, ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बहुत मुफीद होगा और कम से कम कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा इलाज, अच्छा से अच्छा इलाज होने वाला है। अब तामीर का काम पूरा मुकम्मल हो चुका है। अब फिल वक्त जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं तमाम मिल्लत के लोगों से मैं अपील करता हूं और साहिब इस्तिताअत लोगों से अपील। हिंदुस्तान ने दुनिया को उर्दू जैसी अजीम ज़बान दी तो उर्दू ने हमें गालिब दिया, जिसकी अजमत के सामने दुनिया अदब की बड़ी बड़ी अजमतें सर झुकाती हैं। आगरा से उभरने वाला यह सितारा जब दिल्ली में मकीन हुआ तो देखते ही देखते आसमान सुखन पर छा गया। आज दुनिया शेर सुखन के अजीम शख्सियत मिर्ज़ा गालिब का 223वां यौम विलादत है। इस मुबारक मौके पर खराज तहसीन व अक़ीदत के तौर पर पेश एक मुख्तसर सा गालिबनामा। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। 27 दिसंबर 1797 को अकबर आबाद में मिर्जा गालिब मिर्जा अब्दुल्लाह बेग के घर पैदा हुए। फर्जंद का नाम असदुल्लाह बेग रखा गया। असदुल्लाह कम उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। चचा मिर्जा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की, मगर जल्द ही वो भी फोत हो गए। 13 बरस की उम्र में मिर्जा इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से उनकी शादी हो गई, जिसके बाद यह खानदान आगरा छोड़कर दिल्ली आन बसा। मगर माली मुश्किलात और गमों ने असदुल्लाह बेग का पीछा न छोड़ा, जो पहले असद और अब गालिब के तखल्लुस से शेर कहने लगे थे।
गालिब की 7 औलादें हुई, 4 लड़के 3 लड़कियां, मगर कोई जीता न बचा। बीवी ने दूसरी शादी की सलाह दी, मगर तबीयत ने गवारा न किया। रिश्ते के एक भांजे आरिफ को गोद लिया, पाला, मगर वो भी ऐन जवानी में चल बसा। अंग्रेज हुकूमत से जो पेंशन वालिद के इंतकाल के बाद मिला करती थी, वो मुतनाज़ा अंदाज में बंद हो गई। पेंशन की बहाली के लिए बनारस के रास्ते राजधानी कलकत्ता का सफर किया, जहां जदीद दौर की जदीद निशानियां देखकर फिक्र नजर में और वसअत आई, मगर पेंशन बहाल न हुई। आखिर मुगल बादशाह सिराजुद्दीन जफर ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की वफात के बाद उन्हें शाही उस्ताद मुकर्रर किया। नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क के खिताबात दिए और खानदानी तैमूरी की तारीख लिखने का काम तफवीज किया, जिससे कुछ दिन फरागत के गुजरे। लेकिन 1857 की जंग आजादी गालिब पर भारी पड़ी। छोटा भाई हंगामों में मारा गया। गालिब ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, मगर फिर जैसे ही मुल्क के हालात मामूल पर आए, गालिब की जिंदगी को भी कुछ करार आ गया। शायरी में गालिब ने मुअतक़िदे मीर होने के बावजूद अपनी राह अलग निकाली। मिर्जा बेदिल की शायरी से उनकी ज़हनी क़ुर्बत भी थी। कहने को गालिब तो थे फारसी के शायर, लेकिन शोहरत और अजमत उन्हें उर्दू शायरी से ही मिली। उनके शेरी दीवान के लातादाद एडिशन आज तक छप चुके हैं, जिनमें कुछ गालिब की जिंदगी में ही छप गए थे। गालिब का दूसरा बड़ा कमाल यह है कि वो जदीद उर्दू नस्र और नस्र में तंज़ ज़राफ़त की बुनियाद गुजार थे। उनके लिखे हुए खतूत उर्दू नस्र का आला तरीन नमूना है। गालिब अपनी नस्र की खूबियों से वाकिफ थे, चुनांचे उन खतूत का एक इंतखाब उन्होंने अपनी जिंदगी में ही मुरतब कर लिया था। वो उसे किताबी शक्ल में न देख सके। इसके छपने से तकरीबन 1.5 महीना पहले ही 15 फरवरी 1869 को गालिब का इंतकाल हो गया। 19वीं सदी के हिंदुस्तान का गालिब आज पूरी दुनिया का गालिब बन चुका है। 20वीं सदी में उनका कलाम दुनिया की तमाम अहम जुबानों में तर्जुमा हो गया। सोहराब मोदी ने उनकी जिंदगी पर एक खूबसूरत फिल्म बनाई, जिसे हिंदुस्तानी फिल्मों का पहला नेशनल अवार्ड मिला। जिंदगी से मायूस खुदा से शिकवा करता आ रहा था, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे, शराब तो दे। गुलजार ने एक टीवी सीरियल बनाया जिसने नौजवान नस्ल को गालिब का दीवाना बना दिया। अंदर है क्या बेगम? कुछ खाली बोतलें, कुछ शिकस्ता प्याले, बस। बाहर फेंकवा दो उन्हें। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। और अब 21वीं सदी में भी गालिब की मकबूलियत का ये सफर इसी तरह जारी है और भी दुनिया में सुखदबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। सोशल नेटवर्किंग पर शब खैर कव्वाली ग्रुप के साल 2020 को मज़ाहिया अंदाज में विदाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं मज़ाहिया अंदाज में साल 2020 की ये कारस्तानियाँ। तो आप देखिए कारस्तानियाँ, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अब तू ही बता तुझे क्यों याद रखूं ओ 2020। अरे कष्ट दिए हैं तूने प्लेंटी प्लेंटी। हो 2020 तेरा यूं जाना हो याद रखने के काबिल नहीं है। तूने हमको जो इतना सताया और भूल जाने के काबिल नहीं है। और 2020 तेरा यूं जाना तो जा भाड़ में जा, भाड़ में जा। क्यों याद रखूं तुझको, तूने तो बड़ा सताया। 2 महीने वार्म अप किया, मार्च में मार्च कराया। अप्रैल में तूने सितारे दिखाए, कुछ सितारे जुदा भी करवाए। मई में हिंदी चीनी लड़ रहे थे, गाय का खाना टिड्डे चल रहे थे। यूं कष्ट आए, बड़ा कष्ट दे गए। फसलें हमारी
नष्ट कर गए। अब तू ही बता तुझे याद करूं क्यों 2020। ऑफिस कॉल पे बैठा हूँ पहने हुए अंडी, इस फर्नीचर के सब मानो सगाई हो गई, कुर्सी सगी बीवी पराई हो गई, मेरी सौतन तो शीशम की निकली। तू जाना 2020 तेरा यूं जाना और याद रखने के काबिल नहीं है, तो जा भाड़ में जा, भाड़ में जा। तू याद रखूं तुझको तूने मजबूर चलाए, जून में वो चले चप्पल घिसाए, जुलाई में घर के अंदर हम थे बैठे, तुझे क्या चुल थी भूकंप ले आए। अरे अगस्त में बच गया कोई घर धोखे से, रंगों में वो भी निपट गया मौके से, सितंबर में गुजरे धुरंधर